गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जहां तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं रविकांत यादव। जहां तक मैं आप लोगों को बोला था कि सिद्धांत का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे गुथरी से लेके, जिसका समीपता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जिन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पुनर्बलन पे क्या किया था, महत्व नहीं दिया था। ठीक है, उन गुथरी के सिद्धांत से हम स्टार्ट करेंगे। कहां तक लेके जाएंगे? अल्बर्ट बंडूरा तक। ठीक है बेटा, अल्बर्ट बंडूरा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे, वहां तक हम आज लोग लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तुमने कहा था कि गुथरी का चीजें हमने स्टार्ट करेंगे, तो उनके कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का क्या नाम है? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। ठीक है, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था जिसके नाम से आप जानते हो समीपता का सिद्धांत। ठीक है, और अनुक्रिया जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसका साहचर्य रूप में दिए थे एकल प्रयास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, और इसको प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने साहचर्य के माध्यम से सिखाया था कि जैसा उद्दीपक उसी के हिसाब से बच्चे क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, यानी समीप जाकर। इन्होंने किस चीज का महत्व न दिया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, पुरस्कार और पुनर्बलन का इन्होंने महत्व नहीं दिया है। किस चीज का महत्व नहीं दिया है? पुरस्कार और पुनर्बलन पर। ये गुथरी का मानना था किसी को पुरस्कार के आधार पे, यानी उद्दीपक कैसा प्रयोग करना, पुरस्कारों के आधार पे करना, उस पर डिपेंड करना अच्छी बात नहीं है। बार बार उस पर जोर देना दबाव का काम करता है, यही गुथरी का मानना था। और इसका ये विरोध करते थे। जो CL हल ने क्या दिया था, सबलीकरण सिद्धांत यानी पुनर्बलन सिद्धांत, उसका ये विरोध करते थे। कौन विरोध किए थे? गुथरी ने। कि बार बार जब किसी से पुनर्बलन करते हैं तो बच्चे के मानसिक स्तर पर क्या पड़ता है बेटा? दबाव पड़ता है। तो इसी में कहा जाता है कि इन्होंने पुरस्कार और पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है बेटा? कोई महत्व नहीं दिया है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। गुथरी ने किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्लियों और खरगोशों पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? बिल्लियों और खरगोशों पर। और इनका सेम थांडाई की तरह ही पहेली का बक्सा कहते हैं। जैसे थांडाई का जो बॉक्स था, सेम ऐसे ही गुथरी का बॉक्स, उसका उन्होंने नाम दिया पहेली बॉक्स। क्या नाम दिया बेटा? पहेली बॉक्स। ठीक है, यानी कैट्स इन पजल बॉक्स। इसीलिए गुथरी की एक प्रसिद्ध पुस्तक ही है कैट्स इन द पजल बॉक्स। वो क्या पुस्तक का नाम बेटा? कैट्स इन पजल बॉक्स। ठीक है, जैसे थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था बॉक्स के अंदर पैक करके, सेम वही प्रयोग इन गुथरी ने किया। उनकी बुक ही का नाम था कैट्स इन पजल बॉक्स। ठीक है बेटा, ये उनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ना है टायलमैन के बारे में। किसके बेटा? टायलमैन के बारे में। टायलमैन जो थे उनका सिद्धांत का नाम था चिन्ह अधिगम सिद्धांत। किस नाम से था? चिन्ह अधिगम सिद्धांत। आपके एग्जाम में यही पूछा है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिए हैं टायलमैन। इसको अन्य नाम से जाना जाता है स्थान अधिगम। जिस स्थान पे बच्चा रहता है उसी आधार पे वो क्या सीखता है? लर्निंग करता है, अधिगम सीखता है। और सिद्धांत का नाम है अव्यक्त अधिगम। इन्होंने क्या किया, जैसे श्रृंखला अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही टायलमैन ने प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया उद्दीपक उद्दीपक अधिगम। ठीक है, 2 उद्दीपकों का प्रयोग किए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उद्दीपक उद्दीपक अधिगम। और इसका एक और नाम है उद्दीपक निष्पादन अधिगम। क्या नाम है? उद्दीपक निष्पादन अधिगम। ठीक है बेटा, टायलमैन की जो चीजें दी गई थी वो चिन्ह के द्वारा दिखाया था। किसके द्वारा बेटा? चिन्ह के द्वारा। जैसे आप लोग मानचित्र करते हो, मैपिंग करते हो, जैसे इतिहास पढ़ते हो, तो मैपिंग के जब आधार पढ़ते हो तो एक्चुअली उसका पॉइंट डिट्टो एक स्टेप से स्टेप पता चलता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह टायलमैन ने अधिगम का जो प्रयोग किया था वो चित्रों के माध्यम से। किसका? मानचित्र। इन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक के मानचित्र टायलमैन का सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण क्या है?
शब्द है। किसके माध्यम से? मानचित्रों के माध्यम से। ठीक है बेटा, जिसकी उत्पत्ति उसने किस पे की थी? चूहे पे आधारित भूल भुलैया का प्रयोग करके। जैसे आप लोग पजल्स पढ़े होंगे, उन्होंने क्या प्रयोग किया था? एक ऐसा घर बनाया था पजल के ऊपर में कि चूहे को कहां पहुंचाना है? उसके घर में। ठीक है, ऐसा प्रयोग करके उन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया था। इसीलिए उसकी उत्पत्ति आप लोग यहां से पढ़ते हो कि चूहे पे क्या किया था? भूल भुलैया का प्रयोग। आपने भूल भुलैया का प्रयोग करना सीखे होंगे। जैसे आप लोगों के बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आती थी बचपन में, तो उसमें एक रोलर होता था आयरन का, और उसके आधार पे आप बीच में उसके सेंटर पहुंचाते थे। बार बार क्या हो रहा था? वो गिर जाता था, बार बार प्रयास करते थे। वैसे ही टालमैन ने जो प्रयोग किया था, चूहे को भूल भुलैया के रास्ते से कहां पहुंचाना था? उसके घर तक, यानी भोजन तक। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक ही है, कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मैन, यानी संज्ञानात्मक मैपिंग के द्वारा क्या दिखा है? एक रैट्स पे और मैन पे। ठीक है, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक मानचित्र किसने दिया था? टालमैन ने। आपके एग्जाम में पूछा भी है बेटा कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मैन, यही इंपॉर्टेंस पूछा था। और ये किस चीज का प्रयोग करते हैं? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। अधिगम में चिन्हों के माध्यम से किस चीज का प्रयोग किया था? तो भूल भुलैया का प्रयोग किया था। भूल भुलैया बॉक्स का प्रयोग किया था, पजल बॉक्स का प्रयोग किया था, जिसमें प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे। ठीक है, चूहे को कहां पहुंचाना था? पजल बॉक्स के सेंटर में, यानी उसके घर तक। और इसका नाम क्या पड़ा था? भूल भुलैया। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे की तरफ। अब हमको पढ़ना है वो है क्लार्क हल। किसका पढ़ना है? क्लार्क हल। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत CL हल, यानी क्लार्क हल। इसको आप लोग लिखे होंगे CL हल, यानी क्लार्क फुल फॉर्म होता है बेटा क्लार्क हल। इसका आप लोग कभी कभी बता चुका हूं कि सॉल्यूशन की हिंदी कर दीजिए, वो क्या है? हल सिद्धांत है। तो इनके सिद्धांत को और किस नाम जाना जाता है? आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। अवकलन मैंने बोला था, ठीक है, घटाना सिस्टम। ठीक है, तो आवश्यकता के आधार पे चीजें उन्होंने सिखाई थी। दूसरा प्ररोध न्यूनता सिद्धांत, तीसरा संपोषक का सिद्धांत, चौथा प्ररोध सिद्धांत, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला गया था वो है पुनर्बलन सिद्धांत या सबलीकरण सिद्धांत। क्या बेटा? सबलीकरण सिद्धांत। यही दो नाम आपके एग्जाम ज्यादातर पूछता है कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है या सबलीकरण सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिए हैं क्लार्क हल, यानी CL हल। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। सिद्धांत की अवस्थाएं पढ़ना है। सिद्धांत की अवस्थाएं किस आधार पर फिक्स कर जाती हैं? तो चार ही दिए हैं उन्होंने। कौन किन? एक साम्य अवस्था, दूसरा आवश्यकता के आधार पे, तीसरा प्ररोध या ड्राइवर के आधार पे, और चौथा प्रोत्साहन के आधार पे। और मैंने कहा था किसी भी बच्चे का सीखने का सबसे बड़ी चीज होता है वो होता है बेटा प्रेरणा। प्रेरणा बच्चे को कहीं से भी मिल सकती है, जरूर नहीं तो प्रेरणा शिक्षक से ही मिले, उसके समाज से मिल सकती है, उसके दैनिक दिनचर्या में जो हो रहा है उस आधार पर बच्चे को प्रेरणा मिलती है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है किसी चीज को जानने के लिए। और जैसा आप में जिज्ञासा आती है, जितना जल्दी तत्परता आती है, उतना जल्दी आप क्या करते हो? उसको जानने की कोशिश करते हो। ठीक है बेटा, क्लार्क हल के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस आधार पे आपका पूछा गया था कि कितने सिद्ध किए थे, कितने चीजों का प्रयोग किए थे। तो आइए जानते हैं कि हल ने अपने सिद्धांत के लिए कितने प्रयोग किए थे। 133 प्रमेय और 17 स्वयं सिद्धों के आधार पे किया था, क्या प्रयोग किया था। जो 133 प्रमेय दिए गए हैं विज्ञान के, उसके आधार पे, और 17 स्वयं के आधार पे उन्होंने क्या किया था? प्रयोगों को क्या किया था? सिद्ध किया था। ठीक है बेटा, स्किनर ने, मैंने आप लोगों को बताया था यही चीज कि जो व्यवहार का प्रयोग किया गया था दो आधार पे, एक चूहे पे जिसको कहा गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और दूसरा
मैंने कहा था कि सी एल का जो पुनर्बलन सिद्धांत है उसी को व्यवहार में प्रयोग करना। पुनर्बलन व्यवहार सिद्धांत, जिसका मैंने नाम बताया था बेटा प्रतिवादिक, क्या नाम बताया था बेटा? प्रतिवादिक व्यवहार सिद्धांत। स्किनर का जो था दूसरा प्रतिवादिक व्यवहार सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया था? कबूतर पे। कब? 1943 में। और इस बॉक्स का नाम पजल बॉक्स या पिगन बॉक्स पड़ा था। ठीक है। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया के आधार पे क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। किस पे दिया गया था बेटा? चूहे पे। कब दिया गया था? 1938 में। और जिस बॉक्स में स्किनर प्रयोग किया था उसी बॉक्स का नाम क्या पड़ गया था बेटा? स्किनर बॉक्स। ये आप लोगों को बताया चुका है। वही चीज मैंने कहा था कि किसने प्रयोग किया था? स्किनर ने। तो स्किनर ने हल के सिद्धांत का अधिगम का क्या किया था? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था। क्योंकि कबूतर पे बार बार उन्होंने क्या किया था? पुनर्बलन करके क्या किया था? व्यवहार का प्रयोग किया था। और पुनर्बलन सिद्धांत किसका है बेटा? तो CL हल का। ठीक है। हल ने एक सिद्धांत सूत्र बनाया था SOR सूत्र। इसकी रचना की थी SOR। ठीक है बेटा, SOR सिद्धांत सूत्र की रचना की थी। और SOR सिद्धांत का प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो मैंने बताया था बेटा वुडवर्थ। और इसके लिए दिया किसने था? तो वाटसन ने। प्रस्तावित पूछता है SOR जो सूत्र है उसको प्रस्तावित किसने किया है? तो वाटसन ने प्रस्तावित किया है। इस सूत्र की रचना किसने की थी? तो हल ने। ठीक है, हल ने इसकी रचना की थी। और प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं बेटा? तो वो वुडवर्थ कहे जाते हैं। और इनके प्रसिद्ध कुछ पुस्तकें हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था द प्रिंसिपल ऑफ द बिहेवियर, सिद्धांत व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? तो CL हल। और दूसरा द एसेंशियल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, दो ही इनकी फेमस बुक थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर और द इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है बेटा, यही आपका हल का पूछता है। क्योंकि हल का पूछने का वजह यह है कि जो स्किनर ने प्रयोग किया था CL हल का जो सिद्धांत था उसी का प्रयोग किया था अपने दूसरे सिद्धांत में, जिसका नाम था प्रतिवादिक सिद्धांत यानी प्रतिवादिक व्यवहार सिद्धांत। किस पर प्रयोग किया था बेटा? कबूतर पे। ठीक है, 1943 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब हमको जो पढ़ना है कर्ट लेविन, जिसको आप लोग बोलते हैं कुर्ट लेविन। ठीक है, इन सिद्धांत के कुछ नए नाम हैं। क्षेत्र सिद्धांत, इसी क्षेत्र सिद्धांत मैंने बोला था बेटा, कुर्ट लेविन ने एक शब्द दिया था जो बहुत फेमस है आपका, लाइफ स्पेस। क्या बेटा? लाइफ स्पेस। यानी जिस बच्चे का जैसा क्षेत्र होता है वैसा ही वो संज्ञान प्राप्त करता है। तो जब मैंने डिफरेंस बताया था आपको अधिगम करना, कैसे संज्ञानात्मक का कैसे कर्ट लेविन का आ जाता है, कैसे आपका वाइगोस्की आ जाता है, कैसे आपके जीन पियाजे आता है, तो मैंने बोला था कि उसके साथ एक शब्द आता है क्षेत्र। उसी क्षेत्र की वजह से ये सिद्धांत का नाम पड़ जाता है कर्ट लेविन का। ठीक है बेटा, कर्ट लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। और उसमें इन्होंने एक शब्द दिया था जो फेमस था, लाइफ स्पेस। क्या दिया था बेटा? लाइफ स्पेस। ठीक है, दूसरा इसी कहते हैं तलरूप सिद्धांत। क्या कहते हैं बेटा? तलरूप सिद्धांत। और आकृतियों के आधार पे आकृति आधारित सिद्धांत, ये तीन नाम पड़े थे। और आपके हमेशा एग्जाम में पूछता है लाइफ स्पेस। लाइफ मींस जीवन, स्पेस मींस जगह। जिस जगह पे आप अनुकूलित होते हैं, जहां पर जन्म लेते हैं, उसी के आधार पे आप क्या प्राप्त करते हैं? संज्ञानात्मक। ठीक है बेटा, कर्ट लेविन ने अधिगम को व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम बताया। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या बताया था? किसी व्यक्ति की वातावरण के साथ जब अंतिक्रिया होता है तभी क्या प्राप्त करता है? संज्ञानात्मक प्राप्त करता है। तो परिणाम बताए थे कि किसी का अधिगम कैसे होता है, तो वो व्यक्ति और वातावरण के अंतःक्रिया का क्या है बेटा? परिणाम है। किसने दिया है? ठीक है, अर्थात
अधिगम जो होता है व्यक्ति और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी की जगह वुडवर्थ ने क्या कर दिया था, जो व्यक्ति संबंध है वहां पर उन्होंने नाम दिया वंशानुक्रम। क्या दिया नाम बेटा, वंशानुक्रम, और वातावरण सेमी। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था हॉलैंड ने इस चीज को स्टार्ट किया था, किसी बालक का विकास यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उन्होंने बताया था कि योगफल के बराबर होता है, इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। इसको वुडवर्थ ने सही किया बाद में कि बालक का विकास यानी अधिगम क्या होता है, उसके वंशानुक्रम और वातावरण गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसी कॉटलेवी ने क्या बताया कि अधिगम जो होता है किसी के व्यक्ति और वातावरण के अंतःक्रिया के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। कॉटलेविन का किन किन आधारों पे चीज बनाया था, बहुत सारे शब्द प्रयोग किए थे। ठीक है, बहुत सारे शब्द, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि सीटेट में हमेशा बेटा डायरेक्ट वो सिद्धांत न पूछ के वो कुछ शब्दों का पूछता है, उन शब्दों के बारे में जानकारी रखिए, उन्हीं शब्दों के माध्यम से वो इन्वायरमेंट का बेटा प्रयोग कर देता है, इन्वायरमेंट के आधार पर प्रयोग कर देता है और आपको कंफ्यूजन आता है कि ये शब्द क्या है। पूरी शब्द पे पूरी की पूरी कहानी को क्या किया होता है बेटा, घुमाया होता है, और जब उस टैग को पकड़ ले तो आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब समझिए वो शब्द क्या है। पहला शब्द था बेटा कर्षण। क्या शब्द है बेटा, कर्षण। और कर्षण दोनों हो सकते हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति जिसके द्वारा कार्य का होना और न होना क्या होता है, निश्चित होता है। कर्षण समझते हैं बेटा, आकर्षण। ठीक है, तो कर्षण में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी कार्य का होना या कार्य का न होना। उनका पहला शब्द था कर्षण। क्या शब्द था, कर्षण। और दूसरा शब्द दिया था बेटा सदिश। और सदिश को मैंने बताया था, सदिश वे राशियां होती हैं जिसकी क्या होती हैं, एक दिशा होती हैं। ठीक है, परिणाम के साथ एक दिशा दी होती है, वो कहलाती है सदिश्य, यानी लक्ष्य की एक दिशा में प्रयास करना। ये क्या है बेटा, सदिश शब्द। किसने दिया था, कॉटलेवी ने। किसने दिया था बेटा, कॉटलेवी ने। क्या शब्द दिया था, सदिश शब्द। आप जानते हो कि सदिश का मतलब परिणाम के साथ दिशा की जरूरत होती है, उसी तरह अधिगम में बच्चे की एक लक्ष्य की दिशा का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। ठीक है बेटा, तीसरा जो बच्चों के अंदर लगभग आती हैं, बाधाएं। लक्ष्य में आने वाली बहुत सी रुकावटें ही क्या होती हैं बेटा, बाधाएं होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं बेटा, बाधाएं। लक्ष्य में आने वाली रुकावटें क्या होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने में बाधाओं की तरह एक सफलता के लक्ष्य पे चलना, उसकी गतिक मूवमेंट कहलाता है। वो क्या होती है, गतिक, यानी बाधा दूर करके लक्ष्य की ओर चलते चलना, यानी अग्रसर हो जाना, उन्मुख हो जाना, वो कहलाता है क्या बेटा, गतिक। क्या कहलाता है बेटा, गतिक। और गतिक जो होती है, जैसे अगर हम कहें कि आप जब सही रास्ते पे जाएंगे, सिंपल है, जब आप किसी लक्ष्य का सही रास्ते में जाते हैं तमाम तरह की बाधाएं आएंगी। ठीक है बेटा, और कहा जाता है कि किसी सही रास्ते में चलने के लिए 1000 बाधाएं होती है, जब गलत रास्ता में चला जाता है तो बाधाएं कम आती हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत झेलना पड़ता है। और सही रास्ते की तरफ आप जब चलेंगे तो तमाम तरह की रुकावटें आती हैं, जब उस रुकावटों को पार करते जाते हैं तो आप लक्ष्य की तरफ पहुंच जाते हैं। कहाँ बेटा, लक्ष्य की ओर। ठीक है बेटा, अब जीवन क्षेत्र, और मैंने बोला था कि यही आपका एग्जाम पूछता है, लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस, मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि लाइफ स्पेस आपके एग्जाम में पूछता है। ये क्या है, मनुष्य की पहुंच के अंदर का क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में रहता है वही क्या उसका बेटा, लाइफ स्पेस, यानी जीवन क्षेत्र। और लास्ट है विदेशी सामान, यानी मनुष्य के बाहर का क्षेत्र, यानी जिस अनुकूलन में नहीं रह सकता, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपको आसानी से मिल जाती है, लाइफ स्पेस के अंदर हैं। और बाकी जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विदेशी सामान। ठीक है बेटा, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमको पढ़ना है कनाडा के निवासी अल्बर्ट बंडूरा के बारे में।
और आप लोगों को मैंने बताया था कि अल्बर्ट बंडूरा का पहचान करने का तरीका क्या है। जब किसी की समाज के साथ नकल करने की बात आए, अनुकरण करने की बात आए, तो अल्बर्ट बंडूरा। लेकिन समाज की अंतःक्रिया की बात आए, समाज के द्वारा सीखने की बात आए, समाज के बीच में रहकर समाज के द्वारा सीखने की बात किया जाए, तो वाइगोस्की हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चाहे वो संस्कृति शब्द क्यों हो। ठीक है बेटा, समाज का एक पार्ट है संस्कृति, नैतिकता, संज्ञानात्मक, ये सब वाइगोस्की ने बताया था। जब समाज से अंतःक्रिया करके नैतिकता सीखता है, संस्कृति सीखता है, संज्ञानात्मक, तो वो वाइगोस्की का सिद्धांत है। ठीक है बेटा, अब ये जानते हैं इनके बारे में। तो कनाडा के मूल निवासी अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम के सामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। मैंने क्या बोला, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात आ जाएगी तो कौन हो जाएंगे बेटा, अल्बर्ट बंडूरा। इसके कई नाम है, जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, आदर्श आधारित या प्रतिरूपित सिद्धांत, या अनुकरण अधिगम सिद्धांत। और ज्यादातर आपके सीटेट में अनुकरण या नकल करने की बात ही घुमाता है। क्या करता है बेटा, अनुकरण या नकल। और इन्होंने प्रयोग जो किया था, आप नाम सुने होंगे, मैंने पढ़ाया है बेटा आपको, बॉबी डॉल, बॉबी डॉल, और दूसरा जीवित जोकर। क्या बेटा, जीवित जोकर। ठीक है, मैंने सब बताया था कहाँ के रहने वाले थे, इनकी फेमस बुक क्या थी, ये कब प्रयोग किए थे, कब जाकर प्रयोग किए थे, और किस किस आधार पे। वो जो अधिगम के पार्ट के आधार पे छोटे छोटे टैग सिखा रहा था, ये सब चीजें आपको क्या किए थे बेटा, समझाए थे। अब आगे चलते हैं। बंडूरा ने अपने सिद्धांत किसको दिया, बेबो गुड़िया, बेबो डॉल, और प्रयोग किया। और दूसरा इसमें नहीं लिखा है बेटा, जान जाइए, दूसरा क्या है, जीवित जोकर। क्या है बेटा, जीवित जोकर। ठीक है बेटा, और जिस पर प्रयोग किया था उसमें 4 चरण बताया था कि अधिगम के 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं बेटा, अधिगम के 4 चरण होते हैं। किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने। कौन कौन से, अवधान, ठीक है, ध्यान कोई अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और प्रेरक। और आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है, कौन बच्चों के लिए जरूरी होता है, तो प्रेरक कई बार आपको दिया है। ठीक है, प्रेरक क्षमता, और आप कुछ और ऑप्शन ट्रिक मार के चले जाते हो। ठीक है, और वो चीज क्या होती है बेटा, प्रेरणा, प्रेरक के आधार पर। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसमें कुछ अन्य सिद्धांत, कुछ अन्य सिद्धांत जो आपका कभी कभी पूछता है, ज्यादातर पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है। और वैसे भी सीटेट में अलग अलग पेपर बनना है, पर डे पेपर होना है, तो ये भी सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। तो चीज जानते हैं, जैसे कार्ल रोजर्स ने अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। कार्ल रोजर्स ने किसका सिद्धांत दिया, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत का। और दूसरे नंबर बोले जाते हैं सीमोर पेपर्ट। सीमोर पेपर्ट ने ऋणात्मक अधिगम का सिद्धांत के क्या बोले जाते हैं, जनक माने जाते हैं। और तीसरा डेविड आशुबेल, ये आपके एग्जाम में आया है बेटा एक बार, डेविड आशुबेल, इनके सिद्धांत क्या है, सार्थक अधिगम सिद्धांत। क्या है बेटा, सार्थक अधिगम सिद्धांत किसका है, डेविड आशुबेल का। किसका है बेटा, डेविड आशुबेल का। इसके सामने इंपॉर्टेंट ले सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हार्लो को अधिगमनात्मक अधिगम सिद्धांत का जनक माना जाता है। हार्लो का जो सिद्धांत है वो क्या है, अधिगमनात्मक सिद्धांत। क्या है बेटा, अधिगमनात्मक सिद्धांत। और ब्रूनर की 3 अवस्थाएं दी गई। ये तो ब्रूनर का आप लोग पढ़े होंगे, अधिगम के 3 अवस्थाएं किस आधार पे दी गई थी। ठीक है बेटा, आपका ब्रूनर मैंने बताया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक, चार्ल्स जूड का जो था अधिगम स्थानांतर का सामान्यीकरण, ये आपको मैंने बताया था कि अधिगम स्थानांतर जो थंडाइक और अधिगम स्थानांतर का सामान्यीकरण का सिद्धांत वो किसने दिया है, चार्ल्स जूड ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है बेटा, चार्ल्स जूड ने। और स्पीयरमैन अधिगम सिद्धांत का
ये क्या अधिगम स्थानांतर का जी कारक सिद्धांत दिए हैं, आपके एग्जाम में पूछा है। जी कारक सिद्धांत, अधिगम स्थानांतर का जी कारक किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने। और सामान्यीकरण सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स जूड ने। ठीक है बेटा। और लेकिन सिर्फ स्थानांतरण पूछेगा तब आप बेटा क्या लिखेंगे? थार्नडाइक। क्या लिखेंगे? थार्नडाइक। ठीक है। अधिगम स्थानांतर का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। ठीक है बेटा। अब आगे चलते। अब हमको पढ़ना है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है। कई बार हमको अब चीजें पूछ चुके हैं कि आप लोगों को मैंने एक चीज समझाया था कि अधिगम स्थानांतरण और वक्र और पठार कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम चीजें समझा देते हैं कि आपको चीजें निकालनी कैसी है। ठीक है बेटा। जैसे मैंने कहा था कि अधिगम का पार्ट पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अधिगम स्थानांतरण। क्या बेटा? अधिगम स्थानांतरण। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तो अब क्या लिखेंगे बेटा? थार्नडाइक। क्या लिखेंगे? थार्नडाइक। ठीक है। अधिगम स्थानांतर पूछेगा तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? प्रतिपादक थार्नडाइक। अगर पूछे अधिगम स्थानांतर क्या होता है तो एक स्थिति मान लीजिए दो पक्ष होता है। ठीक है। सीखने वाला, सिखाने वाला। ठीक है। एक सीखा हुआ ज्ञान दूसरे तरफ ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाता? स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। तो स्थानांतर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। जैसे अधिगम स्थानांतर के मैंने क्या बताया? सकारात्मक। ठीक है। जब स्थानांतरण ऐसा हो सकारात्मक पक्ष में हो, पॉजिटिव पार्ट में, तो सकारात्मक, वही निगेटिव पार्ट में हो तो नकारात्मक। ठीक है। और जब पहले का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में कोई प्रभाव न डाले या ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हम कर रहे हैं लेकिन पहले का दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े, तब वो कहलाता है शून्य। क्या कहलाएगा बेटा? शून्य। तो मुख्य रूप से आपका तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। अब सकारात्मक के कई पार्ट्स होते हैं, वो आपको तीन पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? तो पहला पढ़ाया जाता है आपका क्षैतिज। कौन सा बेटा? क्षैतिज। दूसरा ऊर्ध्व और तीसरा द्विपार्श्विक। ठीक है। क्षैतिज का मतलब बेटा ये हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा है। ठीक है। मैंने भी एक पक्ष बताया, जब पहले का सीखा हुआ ज्ञान दूसरा ट्रांसफर हो, दोनों का पक्ष सेम जैसे हो। जैसे मैं मान लिया हिंदी का टीचर संस्कृत पढ़ाए, तो ये क्या होगा बेटा? क्षैतिज होगा। ठीक है। क्योंकि सेम दिखाई दे रहा है, दोनों सब्जेक्ट का आसपास ही लगभग ये दोनों क्या होंगे? सेम ही पक्ष दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाएगा क्षैतिज स्थानांतर। उर्दू का मतलब ये बेटा होता है अपर जाते हुए, एक पहला वाला कोई पक्ष दूसरे वाला पक्ष में ट्रांसफर हो तो इसका ये एडवांस दिखाई दे, ऊर्ध्व, यानी वर्टिकल ट्रांसफर। क्या बेटा? वर्टिकल ट्रांसफर। जैसे मुझे बाईसाइकिल चलाना आता है, बाईसाइकिल चलाना आता है, और इसके माध्यम से मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा हूं। क्या सीख रहा हूं बेटा? मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा हूं। तो बाईसाइकिल से मोटरसाइकिल एडवांस है ना, थोड़ा सा क्या है? अपर दिख रहा है ऊपर जाते हुए, तो ये क्या हो गया बेटा? ऊर्ध्व दिखाई दे रहा है। वर्टिकल टर्बाइन, पहला वाला पक्ष से दूसरा वाला पक्ष क्या होता है? एडवांस दिखाई दे रहा है, बढ़ते दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि बाईसाइकिल पैर चलाना है, मोटरसाइकिल में क्या है? मोटर यूज हो रहा है, इससे थोड़ा सा ये क्या है? एडवांस है। तो इसका ट्रांसफर जब इसमें हो और ये एडवांसता दिखाई दे तो वो कहलाता है ऊर्ध्व। ठीक है बेटा। अब तीसरा जो है आपका सकारात्मक में द्विपार्श्विक।
जब बाएं हाथ का ज्ञान दाएं हाथ में ट्रांसफर हो जाए तो वो कहलाता है द्विपार्श्विक। यानी समझिए हमारे सेंसर का कोई ट्रांसफर होता है, जैसे कोई बच्चा बाएं हाथ से लिख रहा है, हम उसको जब सिखाए तो क्या किया, बाएं हाथ का लिखा हुआ ज्ञान इसमें ट्रांसफर कर लिया, दाएं हाथ से लिख रहा है, जो सिस्टमैटिक क्या है, सही है, तो इसका ज्ञान इसमें ट्रांसफर हुआ, तो ये कहलाता है द्विपार्श्विक अस्थानांतर। समझा है, अधिगम का द्विपार्श्विक अस्थानांतर। तो ये आधार है आपका अधिगम अस्थानांतर का। अगर डायरेक्ट पूछे तो क्या लिखते हैं बेटा, थांडाइक। कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया कि 3 प्रकार के, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक का क्या मतलब होता है, जब ऐसा स्थानांतर जब पॉजिटिव वेव में जाए, जब पहला पद से दूसरे पद में ट्रांसफर हो और पॉजिटिव वेव में जाए अच्छे में, तो क्या कहलाता है, सकारात्मक। क्योंकि समाज से सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन जब वही निगेटिव में जाए, वो पद से पहले से दूसरे में ट्रांसफर हुआ, वो निगेटिव में जाती है तो वो कहलाती है नकारात्मक। लेकिन जब पहले का दूसरा ट्रांसफर हो रहा है और दूसरे पर पहले का कोई प्रभाव ना पड़े तो कहलाता है बेटा शून्य स्थानांतर। जैसे हम बच्चे को कोई भी अनुभव करा लें, कोई भी हम व्यवहार उत्पन्न कर लें और उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, व्यवहार का परिवर्तन ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया बेटा, शून्य स्थानांतर। समझ आ गया। सकारात्मक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्व, द्विपार्श्विक। जब पहले से दूसरे पक्ष में ट्रांसफर हो और बराबरी दिखाए, हिंदी जैसा संस्कृत, तो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर। लेकिन जब पहले से दूसरा पक्ष एडवांस दिखाई दे ट्रांसफर होने पे, जैसे बाईसाइकिल से आप ट्रांसफर हो गया मोटरसाइकिल पे, किस पे बेटा, मोटरसाइकिल पे, तो ये वर्टिकली ट्रांसफर हो गया। ठीक है। और जब हमारे सेंसर यानी बाएं हाथ के लिखा हुआ ज्ञान दाएं हाथ में ट्रांसफर हो जाए तो कहलाता है क्या बेटा, द्विपार्श्विक। और यही चीज हम लोग को पढ़ना था। ठीक है बेटा। तो पहला आपका शून्य स्थानांतर, नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष दिया। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम में हम आपको अधिगम का वक्र पढ़ाएंगे, स्थानांतर पढ़ाएंगे और कैसे पठार ज्ञात करते हैं, किसी का परमानेंट होता है कि नहीं। ठीक है बेटा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कम से कम शेयर किया करिए और लाइक किया करिए, ताकि हम लोग को भी क्या हो, मोटिवेट मिले, प्रेरणा मिले कि हम क्लास क्या कर सकें, आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। इसी बात के जय हिंद।